हे गाइस, वेलकम एवरीवन। बीच में थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो गया था तो कंटिन्यू करें। हमने देखा था रेंज के बारे में बात की थी और पहले इसकी थोड़ी तारीफ़ की, फिर हमने इसको थोड़ी सी बुराइयां भी की और हमने समझा कि रेंज जो है वो क्या करता है, सीधा वैल्यू लेता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इस तरीके से ये रेंज कैलकुलेट कर लेता है। फिर हमने कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, जैसे ओपन एंडेड में ये काम का नहीं है क्योंकि वहाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता नहीं होता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ज़्यादा अफेक्ट होता है, एक कोई और बड़ी वैल्यू आ गई तो रेंज चेंज हो जाएगी, या और कहें तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यू पर ही खेलता है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू यह भी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो यह एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर करता है। एक्सट्रीम मतलब एक साइड के अंदर जो वैल्यू है, जैसे 0, 5, 7, 10 और 1000। तो ये सबसे छोटी ये हो गई एक्सट्रीम और ये सबसे बड़ी वाली ये एक्सट्रीम। सबसे आगे की वैल्यू जो होती है उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम को कंसिडर करना इस वजह से बुरा माना जाता है कि मान लीजिए एक जो 1000 आ गया तो इसने पूरी रेंज जो है वो चेंज कर दी। अब 10 की जगह 12 आता तो 12 माइनस 0 12 की रेंज थी। एक बड़ी वैल्यू आ गई 1000 तो एकदम से रेंज जो है वो चेंज कर दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब कि कोई एक वैल्यू से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात की थी। अब इसी का जो आगे का पार्ट है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसी के अंदर दूसरे जो है जो इससे कुछ बेहतर बता सके उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटर क्वांटाइल रेंज या क्वांटाइल डेविएशन। इसने कहा था कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो हमने कहा कि ये एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इसने कहा कि एक काम करो, लार्जेस्ट की जगह क्या कर दो Q3 कर दो और स्मॉलेस्ट की जगह क्या कर दो Q1 कर दो। हमने कहा इससे क्या होगा, तो हमने कहा कि देखो Q1, Q2 और Q3, Q4 ये क्या होते हैं। हमने कहा देखो क्वांटाइल जो वो क्या करता है, जैसे ये रेंज है, सॉरी ये जो जैसे लाइन है, तो क्वांटाइल डेविएशन क्या करता है, 4 टुकड़ों में बांट देता है, Q1, Q2 और Q3। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। तो यहाँ अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए वैल्यू है 5, 7, 9, 11 और 14, 15 और 20, 21, 20 और 21। तो रेंज तो क्या कर रहा था, 5 और 21 का कंपैरिजन देख रहा था, 21 माइनस 5 ये कंपैरिजन देख रहा था। और हमने कहा कि ये जो ये क्या एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इसने कहा कि एक काम करो, पहले आप Q1 कैलकुलेट कर दो और Q3 कैलकुलेट कर दो और Q3 माइनस Q1 करके इसको कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की जगह Q3 माइनस Q1 कैलकुलेट कर दीजिए। हमने कहा इससे क्या होगा, तो इन्होंने कहा देखो Q3 मतलब कि इससे आगे वाली वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा है, इससे इधर वाली वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहा है, मतलब इधर भी लेफ्ट साइड में भी जो एक्सट्रीम वैल्यू उनको भी कंसिडर नहीं किया, राइट साइड की जो एक्सट्रीम वैल्यू उसको भी कंसिडर नहीं किया, और Q3 और Q1 जो वैल्यू है उनको कंसिडर करके ये कैलकुलेट करता है। यहाँ तक की बात हमने की थी, क्लियर है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी। उस दिन हमने Q3 Q1 को और डिटेल में भी देखा था लास्ट सेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटर क्वांटाइल रेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, Q3 माइनस Q1। यहाँ ये समझिएगा क्वांटाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वांटाइल रेंज, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है। किस तरीके से पूछता है कि उन्होंने कहा कि सेमी इंटर क्वांटाइल रेंज जो है वो क्वांटाइल रेंज जो है वो मान लीजिए उन्होंने दे रखी है कि भाई 18 है और Q3 जो है वो दे रखा है उन्होंने 132, सॉरी Q1 दे रखा है 132 और
Q3 उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा समझ आ जाएगा। कैसे? कि भाई इन्होंने सेमी इंटरक्वांटाइल रेंज दे रखी है 18 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 18 गुणा 2, तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 36, और Q1 जो है वो दे रखा है, तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस ये Q1 कितना दे रखा था 132, तो ये Q3 की वैल्यू आ जाएगी 8 6 1 168। समझ पा रहे हैं बात? तो ये इस तरीके से ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन जो था ये दे रखा था। ये वाला एग्ज़ाम नहीं, 2014 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम था ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो था उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया इसी तरीके का, वैल्यू चेंज करके। समझ पा रहे हैं बात? तो ये इस तरीके से होता है सेमी इंटरक्वांटाइल रेंज का। अब समझिएगा, सेमी इंटरक्वांटाइल रेंज को अगर आप थोड़ा सा और पढ़ोगे ना तो समझ आएगा आपको कि भाई देखो ये कोई सीरीज है, ये सीरीज है, ठीक है, और क्वांटाइल रेंज ने क्या किया, चार टुकड़ों में, सॉरी क्वांटाइल क्या करता है, चार टुकड़ों में बांट देता है। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। हम जानते हैं कि Q2 कहो या मीडियन कहो, दोनों बात एक ही होती है, क्योंकि Q2 क्या है, ये बीच वाली वैल्यू जो क्या करती है सीरीज को दो हिस्सों में बांट रही है। ये यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से ये सीरीज को दो हिस्सों में बांट रही है। क्लियर है? तो ये जो है ये एक तरीके से क्या है, मीडियन भी होता है, Q2 जो है वो मीडियन होता है। ये जो है ये अगर हम सेमी क्वांटाइल रेंज की बात करें तो ये Q3 और Q1 का दोनों का गैप लेता है और डिवाइड बाई 2 करता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। जैसे 18 है तो ये 18 जोड़ दो अगर Q1 में तो ये Q2 तक पहुँच जाओगे, और Q2 में 18 अगर जोड़ दोगे तो Q3 में पहुँच पाओगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे समझिएगा, जैसे Q1 दे रखा है 132 और सेमी इंटरक्वांटाइल रेंज जो है वो दे रखा है कि 18 है। इसका मतलब क्या है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कितना है, 18 है। मतलब कि Q1 से लेके Q3 तक का जो गैप है उसमें अगर डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये दोनों का गैप जो है Q3 से लेके Q1 तक का गैप कितना, टोटल ये गैप है। इस गैप को अगर डिवाइड बाई 2 कर दें मतलब यहाँ तक का, तो 18 है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो कितना, 18, और आगे का गैप भी कितना है, 18। ये शॉर्टकट है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगी ये, बाकी बात बहुत आसान सी है ये भी। फिर इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि, उन्होंने मतलब मैंने ही लिखा है, m माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस m। मतलब शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा है, बाकी एक्चुअल में तो कोई बहुत बड़े महानुभाव है जिन्होंने ये बताया, m माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस m। सर ये कैसे हो गया? यार कुछ भी नहीं, है तो बहुत ही सिंपल सी बात की है इसने। सर कैसे बताइए, अभी बताते। देखो अभी वाले अगर क्वेश्चन की बात करें जैसे, तो यहाँ पर Q1 कितना था 132 और Q3 कितना था, Q1 था 132, Q3 कैलकुलेट किया हमने 168, और m कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये सीरीज को 3 टुकड़ों में बांटेंगे, 4 टुकड़ों में, सॉरी। ये हो गया Q1, ये हो गया Q3। Q1 है 132 और Q3 जो है वो कितने का है, 168, और Q2 जो है वो कितने का है, Q2 जो है वो इनके बीच की वैल्यू है। ये हो गया 18 जोड़ दे तो अगर ये हो गया 150, ताकि समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया +18 और यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया +18। या आप कोई भी रैंडम सीरीज लेके उसमें Q1 और Q3 और ऐसा कैलकुलेट कर लीजिएगा।
समझ पा रहे हैं बात? ये यहाँ तक का गैप जो ये इस तरीके से आया। क्लियर है? अब इन्होंने क्या लिखा है कि m माइनस Q1, चेक कर लो, Q2 जो होता है वही m होता है। तो इन्होंने क्या कहा, m माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस m। तो m कितना दे रखा है, 150 माइनस 132 इज इक्वल टू 168 माइनस 150। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 18, हेंस प्रूव्ड। समझ पा रहे बा? तो ये इस तरीके से दे रखा है। नॉट कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक, ये कहता है कि इसके आगे इसमें और कोई कैलकुलेशन के लिए ये यूज नहीं हो सकता। इसका रीज़न समझिएगा ये क्यों नहीं होता। अगर आप पोजीशन वाले जो भी चीज़ें कैलकुलेट करते हो ना, उसके बेस पे जो भी कैलकुलेट करते हो वो आगे यूज़फुल नहीं होती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पोजीशन के अंदर आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, उस जगह पे जो खड़ा है उसको आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। तो वो कहीं पे भी आगे फर्दर एल्जेब्रिक के लिए काम नहीं आती। और क्वांटाइल जो है ये क्या है, पोजिशनल वैल्यू है। तो हमने अभी तक देखा रेंज, रेंज जो क्या कह रहा था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और लोगों ने कहा कि एक्सट्रीम वैल्यू कंसिडर करता है। फिर इसका कोएफिशिएंट भी देखा कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। कोएफिशिएंट आगे जाके लास्ट में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तब जाके और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। उसके बाद में हमने इंटर क्वांटाइल रेंज देखा, या क्वांटाइल डेविएशन की से अगर बात करें तो हमने देखा Q3 माइनस Q1। और कोएफिशिएंट अगर कैलकुलेट करना है तो कोएफिशिएंट के बाद में हम सारा का साथ में देख लेंगे। कोएफिशिएंट एक तरीके से क्या है, अभी बता ही देते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, एक रिलेटिव मेजर है। कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, एक रिलेटिव मेजर। समझिएगा रिलेटिव मेजर क्या होता है और क्यों होता है। जैसे एक सीरीज दे रखी है कि 0, 2, 5, 7, 9 ठीक है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? सर रेंज कैलकुलेट करेंगे 9 माइनस 0, ये आ गया 9। क्लियर है? और एक जैसे दे रखा है 1000, 1000, 2, 1000, 5 और 1011। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 1011 माइनस 1000, तो ये डिफरेंस आ गया 11। रेंज कितना आ गया, 11। तो यूँ देखने से तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ रेंज जो है वो ज़्यादा है। समझ पा रहे बात? रेंज ज़्यादा मतलब डिस्पर्सन ज़्यादा, मतलब ये रिस्क की ज़्यादा। लेकिन आपको खुद को अगर देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ 0 और 9 के बीच का गैप, और यहाँ 1000 पे 11। समझिएगा अपने लिए 2000 का नोट जो है जिस तरीके से वैल्यू रखता है, क्या वो सबके लिए वैसा रखता है? नहीं। एक बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है, तो उसके लिए 2000 का नोट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है। और एक बहुत अमीर है, अंबानी परिवार है जैसे, उसके लिए 2000 का नोट कोई वैल्यू नहीं रखता। और एक अपन मीडियम जिसके लिए नॉर्मल वैल्यू रखता है। समझ पा रहे हैं बात? तो कोई भी अमाउंट जो है वो सीधा हर किसी के लिए एक तरीके से वैल्यू नहीं रखता है। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ पर 1000 के ऊपर 11 का अगर डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 9 का डिफरेंस जो वो 0 और 9 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो हम सीधा रेंज देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सीरीज बढ़िया या ये सीरीज बढ़िया, इसमें डिस्पर्सन ज़्यादा या इसमें डिस्पर्सन ज़्यादा। तो रेंज तो एब्सोल्यूट अमाउंट में बता रहा था। तो फिर हमने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक रिलेटिव मेजर जो वो लेना चाहिए। तो हमने हर जो इन्होंने बताया उनको हर चीज़ के, जैसे रेंज हो गया या इंटर क्वांटाइल रेंज हो गया या फिर मीन डेविएशन कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन सब के हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। और कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत आसान सा है। उन्होंने क्या लिखा फॉर्मूला, जैसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। समझिएगा कैसे, 9 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 0। ये तो वैसे 0 दे रखा है, इस वजह से 9 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है। तो मतलब ये 100% कह सकते हो या 1% कह सकते हो, जैसा भी कहो आप। 1% नहीं, 100% या 1 कह सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैसा, 1000 लार्जेस्ट कितना, 1011 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1011 प्लस
11 डिवाइडेड बाय 2011। सर ये कहना क्या चाहता, देखो ये कह रहा है कि 9 के ऊपर 9 का रेंज है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2011 के ऊपर 11 का रेंज है। समझिएगा कि 1000 से लेके 1011 तक हो रहा है, मतलब 2011 टोटल जो वैल्यू उसके ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर टोटल 9 की वैल्यू 9 पे ही 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आ रहा है। समझ पा रहे हैं बात। तो ये साथ ही साथ हमने क्या कहा, रिलेटिव मेजर। समझिएगा, यूँ समझिएगा। और अगर आप आसान तरीके से, जैसे 1 के 10 नंबर आए और 1 के 20 नंबर आए, तो आप सीधा ये कह दें कि 20 नंबर वाला जो वो ज़्यादा होशियार है, ये सही नहीं है। क्योंकि आपको देखना होगा कि 10 नंबर कितने में से है, कि सर 10 नंबर इसके 10 में से है, मतलब ये 100% मार्क्स लेके आए। हमने कहा ये 20 कितने में से लेके आए, तो हमने कहा कि सर ये 20 लेके आए कितने में से, मान लीजिए 100 में से, तो हम क्या कहेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 कि 20% लेके आए। वैसे वैसे जब टोटल 2011 जो है उसके ऊपर ये कितने का डिफरेंस लाता है, सिर्फ 11 का, और ये 9 के ऊपर ही 9 का डिफरेंस लेके आ गया। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक कि मेरी। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो है वो मीन डेविएशन। समझिएगा बात, ये तो बहुत आसान सही है। मीन डेविएशन क्या कहता है, मीन मतलब, सर मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब यहाँ पर कोई भी मीन, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी वाली वैल्यू, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, या फिर मोड, या फिर जियोमेट्रिक मीन, या फिर हार्मोनिक मीन। समझिएगा, वर्ड में इसका मतलब लिखा हुआ है। मीन डेविएशन मतलब जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएशन, डेविएशन मतलब कि कितना इधर उधर, मतलब उससे कितना बिखराव है। समझिएगा, जैसे हमारी कोई एक सीरीज है, दो सीरीज हमारे पास, एक सीरीज है 5 5 5 और 5, ये सीरीज है। अगर इसका हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सर 5 जाएगा। ठीक है, अगर इसमें डेविएशन कैलकुलेट करें 5 5 5 5 और 5, ये तो हो गया एक्स, एक्स बार कितना आया 5 5 5 5 और 5। तो अगर डेविएशन कैलकुलेट करें तो डेविएशन कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर क्या है, मीन से कितना डेविएशन है, हम अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं, मीडियन भी ले सकते हैं, मोड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो डेविएशन कितना है 0, कोई भी डेविएशन नहीं है। यहीं पर समझिएगा 0 2.5 5 7.5 और 10। यहाँ भी अगर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते तो कितना आता, 10 17.5 17.5 से 20 और 25 25 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाता 5। तो हम क्या कहते हैं, एक्स कितना हमारा 0 2.5 5 7.5 और 10। एक्स बार कितना 5 5 5 5 5। डेविएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 2.5 0 2.5 और 5। अगर टोटल करोगे, समेशन करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। और तो और अगर अर्थमेटिक मीन से तो कभी भी कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। तो उन्होंने कहा डेविएशन ऐसा नहीं कैलकुलेट करना, आपको डेविएशन कैलकुलेट करना इस तरीके से। हमने कहा ये क्या, दोनों लाइनें, दोनों सही लाइनें की थी। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप क्या कर दीजिए, इनके साइन जो वो इग्नोर कर दीजिए। हमने कहा वो क्या है, तो उन्होंने कहा साइन इग्नोर नहीं करोगे तो हमेशा ही 0 आएगा अगर अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करोगे, और आपको यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करना है तो साइन इग्नोर करने होंगे। तो ये आ गया टोटल 5 और 7.5 7.5 15। तो ये डेविएशन यहाँ कितना आ गया 15। तो यही है मीन डेविएशन, कि मीन जो वैल्यू कैलकुलेट की है उससे डेविएशन कैलकुलेट कर दो, और कैलकुलेट करते वक्त आपको साइन इग्नोर करना है। अर्थमेटिक मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप आप चाहे तो मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। और कोएफिशिएंट अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा सा तरीका है कि जैसे आपका
मीन डेविएशन आया है, जैसे अभी दूसरे वाले सीरीज में कितना आया था, हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया था उसमें जैसे 15 आया, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि 15 का डिफरेंस आता है और यहाँ पर हमारा कितने पर आया था, समझिएगा 15 का डिफरेंस आता है कितने पे, 5 पे। आपका अर्थमेटिक मीन कितना था, 5, तो आप क्या कहेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 3 आ गया। तो ये इस तरीके से कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर कैलकुलेट किया तो डिवाइडेड बाय मीडियन, अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट किया आपने एक्स बार से मीन से तो डिवाइडेड बाय मीन। तो ये इस तरीके से कोएफिशिएंट समझ पा रहे हैं। मत कोएफिशिएंट तो हमने कहा था रिलेटिव मेजर, ये जो ये नॉर्मल मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर है, तो ये रिलेटिव मेजर में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मोड से करना सही नहीं है। क्या कारण है कि मोड से मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सही नहीं, क्योंकि मोड देखो, मोड बीच की वैल्यू नहीं है एक तरीके से, मोड जो है वो लोकप्रिय वैल्यू है, पॉपुलर वैल्यू है। समझ पा रहे हैं बात, मोड है मतलब वो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बीच की वैल्यू है। कर सकते हैं लेकिन उससे करना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। तो वो कहा जाता है कि आप मीन डेविएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो या तो मीन से कीजिए या फिर मीडियन से कीजिए। मीडियन से करोगे तो मीडियन जो है वो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो वो मीडियन को दी जाती है और मोड को जो वो कम प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी मीन और मीडियन से कैलकुलेट किया जाता है, मोड से नहीं किया जाता है। नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। सर ये क्या बात है, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसके हिसाब से आप आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस कारण समझिएगा, जो भी ऐसा कुछ करता है, जो कुछ इग्नोर करता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर कम करते हैं। समझिएगा सर ये किसको इग्नोर करता है, देखिए इसने क्या कहा कि आप एक काम करो, दोनों साइड लाइनें खींच दो। क्यों भाई, कि साइन इग्नोर कर दो। उन्होंने कहा क्यों कर दे, कि इग्नोर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई यार, मतलब कोई चीज़ के अंदर कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत दे रही है, कुछ आप बोल रहे हैं उसके, अगर कोई खिलाफ बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। ये क्या बात है, आपने उसको हटा ही दिया, माइनस के साइन जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये तो गलत है। समझ पा रहे हैं बात। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, कभी किसी वैल्यू को अगर इग्नोर कर रहे हैं, किसी साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आगे इसके हिसाब से आप आगे डिसीजन नहीं ले सकते। तो नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और नहीं ये स्टैटिकल कंक्लूजन के अंदर कभी भी काम आता है। सर आपने 3 चीज़ें बताई, पहले रेंज बताया, फिर इंटर क्वांटाइल रेंज बताया, फिर मीन डेविएशन बताया। तीनों को बता के फिर लास्ट में कहा कि बेकार है, इसको भी कहा बेकार है और इसको भी कहा बेकार है। और तो और आपने कहा कि इसके हिसाब से आगे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, आपने कहा कि इसके हिसाब से आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होती, और इसके हिसाब से भी, रेंज के हिसाब से भी आगे कैलकुलेशन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होते। तो सर है ऐसा कोई जो डिस्पर्सन भी कैलकुलेट करता हो और जो आगे काम भी आता हो, मतलब कोई ढंग का है? हमने कहा है ना, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन ने इसको पता किया था 1823 के अंदर। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऐसे बेकार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर कि किसने खोज की। अब एजुकेशन सिस्टम जैसा है वैसा है, अपन उसको सही नहीं कर सकते। कार्ल पियर्सन ने इसको कैलकुलेट किया था 1823, और कार्ल पियर्सन ने बहुत अच्छे काम किए थे इसमें। हो गया चाहे कोरिलेशन हो गया, उसमें कार्ल पियर्सन ने जो दिए थे वो फॉर्मूले बढ़िया दिए थे। कार्ल पियर्सन हो गया, या फिर आगे देखेंगे अपन फिशर देखेंगे, तो इनका काम वाकई काबिल तारीफ है। तो कार्ल पियर्सन ने क्या किया था 1823 के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन को खोज निकाला था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसने क्या कहा था, अगर हम इसी फॉर एग्जाम्पल को साथ में लेके चलें, ये वाला ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कहता है, या हमने क्या किया था, ऊपर हमने कहा था कि x माइनस एक्स बार जो है साइन इग्नोर करके कैलकुलेट कर दो। -5 की जगह हमने क्या किया था,
5 का आता, 2.5 का आता, 0 का आता, 2.5 का आता और 5 का आता, और ये 15 है। और लोगों ने क्या कहा कि भाई ऐसे साइन कैसे इग्नोर कर रहे हो, ऐसे साइन इग्नोर नहीं कर सकते, ये गलत बात है। इसने कुछ भी नहीं किया। अगर देखोगे ना तो यूँ तो दिमाग बहुत कम लगाया, लेकिन वही है, खोज होने के बाद में लगता है कि हाँ दिमाग बहुत कम लगाया, बहुत आसान सी बात थी, लेकिन उससे पहले ये बहुत मुश्किल थी। इसने क्या कहा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। हमने कहा ये स्क्वायर करने से क्या होगा, एक्चुअल x माइनस एक्स बार भी लिख देते हैं ना, -5 -2.5 0 2.5 और 5, तो ये हो गया। इसने क्या कहा, कि एक काम करो इसका स्क्वायर कर दो। हमने कहा इससे क्या होगा, कि आपको प्रॉब्लम थी कि साइन इग्नोर करते हैं, साइन इग्नोर होगा ही नहीं। हमने कहा फिर, उन्होंने कहा सीधा डिस्पर्सन कैलकुलेट हो जाएगा। हमने कहा कैसे, तो इन्होंने कहा इसका स्क्वायर करो। -5 का स्क्वायर किया 25, 2.5 का स्क्वायर किया मतलब कितना हो गया, 625 का होता है, 25 का 625 होता है ना, ऐसे ही होता है। 6.25, 0 का स्क्वायर 0, 2.5 का ये 6.25 और 5 का 25, तो ये हो गया 25, 50, 50 और 6 दूनी 12, 12.5, 12.5 और 62.5 लगभग ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसने क्या किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, और इसको अगर अंडर रूट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से इसने कैलकुलेट किया। अब देखिए यूँ देखें तो मीन डेविएशन और इसकी जैसी एक जैसी बात है, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये साइन इग्नोर कर रहा था। इसने साइन इग्नोर नहीं किए, इसने साइन को कन्वर्ट कर दिए। इसने क्या कर दिया, उनको स्क्वायर करवा दिया, जिससे क्या हो गया, ये साइन सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए ऑटोमेटिकली। और फिर इनका समेशन किया तो वेरिएंस आ गया, और इसको अगर अंडररूट कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब समझिएगा बात, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं और फिर हमारे मन में आता है कि यार क्या है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, कहाँ यूज आते हैं, पागलों जैसी बातें यूँ ही बिना फालतू करते हैं, हमसे इतना सारी चीज़ें वगैरह कैलकुलेट करवाते हैं। अगर आपने पढ़ा हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो कि पढ़ा ही होगा, क्लियर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मान लीजिए आपके पास 2 कंपनी है, ये एक्स कंपनी और वाई कंपनी। मैंने ये पहले भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। दोनों कंपनियों के रिटर्न जो है वो 20% है और 25% है। तो क्या आप सीधा वाई के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे क्या? समझिएगा, एक जगह 20% है और एक जगह 25% है, तो क्या आप सीधा वाई में इन्वेस्ट कर दोगे? हाँ सर, सीधी सी बात है, वाई में ज़्यादा रिटर्न है जो दे रहा है, तो वहाँ पर ही इन्वेस्ट करेंगे। तब तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई के अंदर अगर आपको रिटर्न 20% मिलता है, तो चोरी चकारी तस्करी गुंडागर्दी इसके अंदर 30% या 40% 50%, मान लीजिए 60% रिटर्न मिलता है, तो क्या आप सीधा ये शुरू कर देंगे क्या? रिटर्न ज़्यादा है वहाँ रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क भी तो ज़्यादा है, तो क्या सिर्फ रिटर्न के बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है क्या? नहीं, रिटर्न के साथ आपको पता करना होता है रिस्क। रिस्क क्या? रिस्क ये कि 20% रिटर्न है तो क्या ज़रूरी 20% ही मिलेगा? नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, हो सकता है इससे कम भी मिले। 25% का मतलब क्या 25% है। पढ़ाई करोगे तो यहाँ 20% रिटर्न है तो क्या फिक्स है क्या? ये 60% है तो क्या ये फिक्स है क्या? चोरी चकारी वगैरह करोगे, मान लीजिए तस्करी, 60% रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर चोरी पकड़ी गई या तस्करी पकड़ी गई तो जो है वो भी चला जाएगा, रहेगा कुछ भी नहीं, जेल में जाओगे जो अलग। तो रिस्क भी साथ में देखनी होगी। सिर्फ रिटर्न देख के डिसीजन लिए जा सकते हैं क्या? नहीं। और रिस्क जो है वो कौन कंसिडर करवाता, कौन कैलकुलेट करवाता? ये डिस्पर्सन कैलकुलेट कर। सर डिस्पर्सन कैसे? डिस्पर्सन क्या बता रहा है? डिस्पर्सन बता रहा है कि भाई देखो, वैसे तो आप कितना कमाओगे, जैसे आपका एक्स बार जो है वो 5 है, तो ये क्या कहता है, वैसे तो आप 5 कमाओगे, आपका रिटर्न जो है वो क्या 5, लेकिन इससे अगर इधर उधर की बात करें तो ये 5 से जो है वो आगे नीचे जा सकता है,
और 5 का डिफरेंस आ सकता है, 2.5 का डिफरेंस आ सकता है। और ये आप क्या कर रहे हो, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इससे इधर कितना जा सकते हो और इधर कितना जा सकते हो उसको कंसिडर करके आपने क्या किया, जो डिस्पर्सन कैलकुलेट किया। तो डिस्पर्सन जो वो क्या कहता है, रिस्क बताता है कि भाई वैसे तो मान लीजिए जैसे एग्जांपल में 20% जो आपका रिटर्न है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कैलकुलेट किया 5%। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो आप 20% कमाएंगे, लेकिन 20 से इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हैं। हमने कहा कितना इधर उधर जा सकते हैं, तो इन्होंने कहा +5 कर दो, तो 25% भी कमा सकते हैं और 15% भी कमा सकते हैं। अगर थोड़ी फेवरेबल सिचुएशन हुई तो 25 तक जा सकते हैं, कम हुई तो 15 तक जा सकते हैं। हमने कहा क्या इससे इधर उधर नहीं जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आता है इनकी वैल्यू दे रखी होती है। अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो 66 पॉइंट ऐसा कुछ एरिया जो वो कवर कर लेता है कि 66% चांस है कि 15 से 25 के बीच में कमाएंगे। फिर इधर जैसे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हटाएं 10 से लेके 30, तो इसके अंदर फिर 95% और ऐसा एरिया दे रखा होता है, जो जेड वैल्यू अगर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जब आया एक तरीके से, तो ये एक रिवोल्यूशनरी जो खोज थी स्टेट्स के अंदर, इसकी मदद से क्या होने लगा, आपकी रिस्क जो है वो उसकी स्टडी होने लगी। और जैसे ही रिस्क की स्टडी होने लगी आपके डिसीजन जो वो साउंड होने लगे। कैसे कैलकुलेट करते, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये जो हमने कैलकुलेट करके देखा, ये बस उसी तरीके से ये कैलकुलेट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। समझिएगा, मान लीजिए आपका रिटर्न जो है वो 20% और ये 5% है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 20% आपका रिटर्न होता है तो रिस्क होती है 5%, तो 1% रिटर्न जो उसके लिए रिस्क कितने लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमने कहा कि रिलेटिव मेजर है, इससे आप डिसीजन जो अच्छे से ले सकते हैं। सर कैसे, देखिए 2 कंपनी एक्स और वाई, रिटर्न रिस्क 20 30 और ये रिस्क जो है वहाँ यहाँ पर 10 और यहाँ 8। रिटर्न के हिसाब से ये सेलेक्ट होती है, रिस्क कम यहाँ पर तो ये वाई सेलेक्ट होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। लेकिन अगर यहीं पर रिस्क जो है वो 12 होती है तो उस केस में यहाँ रिटर्न ज़्यादा है और यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, तो किसको कंसिडर करें, तो फिर आप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। और कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है कि 1% कमाने के लिए रिस्क कितने ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पहले वाले केस के अंदर बात करें, अगर एक्स की बात करें तो एक्स क्या कहता है कि भाई 20% कमाने के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं, 10, तो एक के लिए कितना लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 20। वैसा वाई के लिए बात करें, 30 कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं, 12, तो एक के लिए कितना लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 30। ये कैलकुलेट कर दिया, जो कम आएगा उसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। कम क्यों, क्योंकि हम बात करें 1% के लिए रिस्क कितने ले रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या करेगा, रिस्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है। ऑलवेज एक्स बार से जो मीन है आपका अर्थमेटिक मीन, उससे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी और तब हमने कहा भी था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन में अर्थमेटिक मीन को ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्कोर जो होता है वो मिनिमम होता है। और हमने वहाँ पर कैलकुलेट करके भी बताया था आपको। और ये इसके फॉर्मूले कुछ भी नहीं, आसान से ही देखो, एक तो आप एक्चुअल से कैलकुलेट कर सकते हो, एक एज्यूम से कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एफ से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये इस तरीके से इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। यहीं पर कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो आप क्या करते हैं, एक्स बार की जगह क्या करते हो, कुछ एज्यूम वैल्यू लेते हो। उसके हिसाब से एक बार फॉर्मूले देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन जो वो सीधा इसी से होता है। मेनली आपको ये याद रखना है, ये और ये, इनको बाकी को एक बार देख लीजिएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। तो अगर वेरिएंस बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना, दो सीरीज और दो सीरीज का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, तो जैसा अर्थमेटिक मीन में वगैरह में कंबाइंड करते हैं वैसा थोड़ा सा इससे चेंज ये है कि n1 इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 मतलब कि दूसरी सीरीज में कितने नंबर है और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसका स्क्वायर, प्लस n1 d1 स्क्वायर, d1 मतलब कि जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, और n2 है सॉरी ये n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं ना, इनको आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा लगातार, एक बार सुबह शाम 5-5 मिनट लगातार पढ़ते रहिएगा, ताकि ये फॉर्मूले आपको, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर जो है वो आगे वाला आपको याद दिला रहा है कि कुछ याद है क्योंकि 4 ऑप्शन दे रहा है वो, तो आपको फॉर्मूला पूरा याद करवा रहा है। तो अगर आपने इसको ज़्यादा बार देखोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, कई बार क्या होता है, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसको अपन एक और क्लास के अंदर इसको कंप्लीट ही करेंगे ना, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं तो इसको अपन देखेंगे भी, स्वाभाविक से सही करो, लेकिन वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कोई गलत वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जैसे वैल्यू इस तरीके से थी कि भाई 5, 10, 15, 20 और 25, तो उस केस के अंदर आपका x बार तो आ गया, ये क्लियर है, ये x बार आ गया, इसके हिसाब से कैलकुलेट करना था, लेकिन ये 20 की जगह आपने क्या कर लिया, मान लीजिए वैल्यू जो वो 21 कैलकुलेट कर दी। तो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे सही करें, तो x माइनस x बार किया, ठीक है। इस 20 की जगह अगर मान लीजिए आपने गलती से 21 को कैलकुलेट कर लिया होता तो आपका x बार भी चेंज हो जाता, x बार भी चेंज हो जाता, फिर सारी वैल्यू गलत कैलकुलेट हो जाती। आपका x एक्चुअली ये था 5, 10, 15, 20 और 25, और आपने क्या कर दिया, गलती से इस 20 की जगह आपने क्या कर दिया, 21 ले लिया। तो उस केस के अंदर वापस सही कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या कर दीजिए, एक तो इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला वो भी मैं बताऊंगा, ये अपन कल की क्लास के अंदर ही देखेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो आज इतना जो है वो यहाँ तक का देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन ये वाला करके इसको कंप्लीट करेंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद में अपन इसी से मिलते जुलते जो चैप्टर है इससे पहले अपन ये देख लेंगे, स्क्वेयरनेस और कोटोसिस, ये दोनों छोटे से एक ही सेशन के अंदर दोनों में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो कृपया करके अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।